नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का त्रिवेणी संगम गीता कुटीर तपोवन बांसवाड़ा में 3 दिवसीय दिव्य धार्मिक आयोजन प्रारंभ हुआ है। आपको बताते चले कि प्रथम दिवस की शुरुआत मां मंदाकिनी पूजा से हुई और जिसे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सैकड़ों संतों की साक्षी में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक संपन्न किया गया। तत्पश्चात मां सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजन एवं ध्वजारोहण भी किया गया। आपको बताते चले कि धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम के पश्चात बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे संतों को छाता, चप्पल और दक्षिणा भेंट कर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। आपको बताते चले कि भंडारे के माध्यम से सेवा और सम्मान की यह परंपरा 20 वर्षों से अविराम चलती आ रही है और जिसका शुभारंभ स्वयं सदगुरुदेव स्वामी गीतानंद जी के महाराज के द्वारा किया गया। और वहीं आपको बताते चले कि आज उन्हीं की परंपरा को स्वामी जी महाराज जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि आज पूजा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक की गई है। 3 दिवसीय यह दिव्य धार्मिक आयोजन किया गया है जिसमें तमाम संत जो है पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी सेवा की जा रही है, जहां पर भोजन से लेकर तमाम तरीके की सुविधाओं का प्रबंध आज किया गया और जहां पर बड़े बड़े संतों ने अपनी भागीदारी भी दर्ज कराई। तो आपको ये सीधी तस्वीरें हम बांसवाड़ा से दिखा रहे हैं जहाँ पर 3 दिवसीय दिव्य धार्मिक आयोजन का जो संपन्न है वो किया जा रहा है। विधि पूर्वक इसका समापन हुआ जहां पर तमाम संतों ने अपनी भागीरथी जो यहाँ पर दर्ज कराई। वहीं आपको बताते चले कि पूजा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक संपन्न की गई और जहाँ पर बड़े बड़े संत वहाँ पर पहुँचे और जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों का तांता भी लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बेहद ही सुंदर तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सीधा बांसवाड़ा से हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि 3 दिवसीय इस आयोजन का जो समापन है वो आज बेहद ही विधि पूर्वक किया गया, जहां पर अनगिनत संत पहुंचे और जहां उनकी सेवा तमाम तरीकों से की गई। जहां आपको बताते चले कि उनको छाता एवं चप्पल आदि जैसी चीज़ों को देकर भी उनका सम्मान किया गया और साथ ही साथ भंडारे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधि पूर्वक भंडारा करते हुए इस आयोजन को संपन्न कराया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर डोईवाला से है जहां पर परवादून बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह बना हुआ है। आपको बताते चले कि कल से शुरू हुई नामांकन पत्रों की बिक्री आज भी जारी रही, तो वहीं आज ही नामांकन पत्र दाखिल भी किए गए हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि परवादून बार एसोसिएशन में इस बार 71 सदस्य अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग करेंगे और नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। साथ ही साथ परवादून बार एसोसिएशन के निवर्तमान सचिन मनोहर सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि बार के चुनाव को लेकर सभी अधिवक्ता उत्साहित हैं और बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड के दिशा निर्देश पर पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया हो रही है। तो आपको बताते चले कि बार एसोसिएशन के जिस तरीके से इसमें चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है और जिसमें पत्रों की बिक्री भी इस समय लगातार जारी है और जिसमें आपको बताते चले कि इसमें तमाम तरीके के जो भी सुविधाएं होनी थी और साथ ही साथ किस तरीके से चुनाव होना है इस प्रोटोकॉल पर भी पूरे तरीके से नजर बनाए हुए हैं। आपको बताते चले कि चुनाव के माध्यम से जिस तरीके से आगे का जो भी प्रोटोकॉल होगा या गाइडलाइंस होंगी जिसके अंतर्गत चुनाव को कराया जाएगा उस पर बेहद सतर्कता के साथ ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बार एसोसिएशन की ओर से भी यह साफ कर दिया गया है कि जो नामांकन की प्रक्रिया है साथ ही साथ जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बेहद पारदर्शिता के साथ की जाएगी और साथ ही साथ आने वाले जो चुनाव हैं उसको लेकर पूरी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। पूरे तरीके से जो भी तैयारियां हैं जिस तरीके से नामांकन होगा और जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा उन सभी पे मंथन कर लिया गया है और बार एसोसिएशन भी पूरे तरीके से इन सभी प्रक्रियाओं के लिए तैयार है। अध्यक्ष पद पे, उपाध्यक्ष पद पे, सचिव पद पे, सह सचिव पद पे
लेखाकार और पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर चुनाव होंगे तथा इसके साथ साथ 4 कार्यकारिणी मेंबरों के चुनाव होंगे। 10 तारीख से चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिस 10 तारीख को और 11 तारीख को जो नामांकन पत्र बिखरे वो जमा करने का समय था। उसके पश्चात 12 तारीख को जो चुनावी नामांकन पत्र इनकी जांच होगी। जांच के पश्चात अंतिम लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा और इसके पश्चात 14 तारीख को चुनाव 2 बजे तक संपन्न कराए जाएंगे। उसके बाद मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल स्थित कैची धाम मंदिर में 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। आपको बताते चले कि कैची धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर प्रबंधन तैयारियों में जुट गया है। तो वहीं इस बार श्रद्धालुओं को शटल से कैची धाम के लिए भेजा जाएगा। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात रहेगी। वहीं आपको बताते चले कि जिला अधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि मेले को शांति एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराए जाने के लिए विभागीय अधिकारियों को मेले के दायित्वों को सौंपा गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि हल्द्वानी भीमताल नैनी बेंड के साथ साथ भवाली नैनीताल और गर्म पानी के शटल सेवा चलाई जाएगी और जहां पर भवाली से आगे सभी 2 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बुजुर्ग, बीमार एवं दिव्यांगों के लिए लगाई जाएगी 2 अतिरिक्त शटल। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो इस समय प्रशासन की ओर से कर ली गई है। आपको बताते चले कि आगामी दिनों में कैची धाम पर भक्तों का एक बार फिर से जनसैलाब जो है वो लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक भव्य मेले का आयोजन होने वाला है। तो कैची धाम जिस तरीके से पूरे देश भर में प्रख्यात है, तो इसके अनुसार आपको बताते चले कि प्रशासन ने भी अपनी कमर पूरे तरीके से कस ली है, जहां पर सुरक्षा के साथ साथ जो भी यात्री यहां पर आने वाले हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं और साथ ही साथ मेला आयोजन जिस तरीके से होगा उस पर भी पूरे तरीके से नजरें बनाई हुई हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि जिला अधिकारी की ओर से भी इस पूरे आयोजन को लेकर पूरी नजर जो है वो बनाए हुए हैं और उनके अनुसार तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। फिर चाहे पार्किंग की सुविधा की बात हो या फिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा की बात हो, तमाम तरीके की सुविधाओं पर प्रशासन की ओर से कड़ी नजर है और साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। उस हिसाब से हम तैयारियां कर रहे हैं। फोर्स की जो डिमांड है वो भी उस हिसाब से भेजी गई है। बाकी जो पार्किंग से जहाँ शटल सर्विस चलनी है वहाँ पर बेसिक सुविधाओं के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है 14 और 15 तारीख को, उसको भी हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि 14 और 15 तारीख को जो कैंचीधाम रोड है, भवाली रोड है, वहाँ पे हम पूरे तरीके से ट्रैफिक का आवागमन बंद कर रहे हैं। इसके साथ जो टूरिस्ट आएंगे, चाहे वो बसों से आ रहे हो या काठगोदाम तक ट्रेन से आ रहे हो, इसके अलावा अपने प्राइवेट वाहनों से आ रहे हो, उनको लेके भी जो होल्डिंग एरिया वहाँ हमने तैयारी कर ली है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसके सेक्टर जो हमने तैयार कर लिए हैं और जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए कुछ एडवाइजरी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फोर्स का जो आवागमन है वो फोर्स का आवागमन भी हो चुका है और जो सुरक्षा के मद्देनजर जो बेसिक चीजें हैं, चेकिंग, फ्रिस्किंग, वेरिफिकेशन, वो हमने कर दिया है। एक मेजर चीज जो हम श्रद्धालुओं को, वो आम जनता को सबको बताना चाह रहे हैं, 14 और 15 तारीख को किसी भी प्राइवेट वाहन का कैंचीधाम की तरफ आवागमन नहीं हो पाएगा। हम 200 शटलें आप यहाँ से देंगे, तो उसकी हमारी लिस्ट बन चुकी है और हमें कुछ स्कीमों का सपोर्ट चाहिएगा। तो आदेश हमें परिवहन विभाग का आश्वासन दिया गया है कि आपको जितनी भी स्कीमों की आवश्यकता होंगी बैकअप में आपके साथ खड़ी रहेंगी। और जो हमारे शटल के जो पॉइंट रहेंगे उस दिन कैंचीधाम के दिन, पहला पॉइंट रहेगा रामलीला मैदान और दूसरा पॉइंट रहेगा जो हमारा बाइकर्स जितने भी उस दिन आते हैं, तो बाइकर्स की वजह से बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति पैदा होती है। तो बाइकर्स जितने भी होंगे, जो भवाली रोडवेज की जो पार्किंग है वहाँ पर उनको पार्क किया जाएगा और वहाँ से कम हम 30 शटलें जो हैं पेट्रोल पंप से चलाएंगे। तो बाइकर जो है रोडवेज पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर करके वहाँ से 200 मीटर आगे पेट्रोल पंप आएगा, क्योंकि वहाँ पर रोडवेज चौरा चौक है तो एकदम जाम हो जाता है। 200 मीटर आगे पेट्रोल पंप से जो है हम कम से कम 30 शटलें जो हैं बाइकर्स के लिए रखेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मसूरी से है, जहां पर मसूरी गढ़वाल सभा के द्वारा नवनिर्वाचित नगर पालिका बोर्ड के सदस्य और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का अभिनंदन किया गया। आपको बताते चले कि मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर गढ़वाल सभा के सदस्यों ने मसूरी में गढ़वाल भवन निर्माण किए जाने को लेकर पालिका बोर्ड से सहयोग मांगा और साथ ही साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी से मसूरी के विकास के लिए ठोस जनहित योजनाओं के तहत कार्य करने का आग्रह भी किया गया। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि मसूरी के विकास के लिए सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका सहयोग करेंगे। मनमोहन सिंह मल पर कहा कि वे मसूरी पुरुकोल रोपवे के तहत शिफन कोट के पास लगभग 4 करोड़ से बना निर्माणाधीन गढ़वाल सभा भवन पिछली बोर्ड ने पर्यटन विभाग को दे दिया गया और साथ ही साथ पर्यटन विभाग के द्वारा उक्त भवन को रोपवे परियोजना में सम्मिलित कर दिया गया है। गढ़वाल सभा का भवन तो ऑलरेडी बना हुआ था, लोगों ने अपने संसाधनों से वो भवन बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले वाला बोर्ड उसको ठीक से परस्यू नहीं कर पाई है चीज़ों को, और इसलिए वो भवन आज जो हमारा रोपवे बन रहा है उन्होंने वो अधिकृत कर लिया है। बावजूद उसके भी अभी भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में एक घोषणा करी थी कि एमडीडीए गढ़वाल सभा का भवन बनाएगा, लेकिन अभी क्योंकि ज़मीन का प्रोसेस चल रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि पर्यटन विभाग की तरफ से ज़मीन दी जाएगी और उसमें एमडीडीए भवन बनाएगा। नगर पालिका की तरफ से जो भी सहयोग होगा, हमारा पूरा बोर्ड गढ़वाल सभा को पूरा सहयोग करेगा। मैंने शुरू से ही मैं इस बात को मानती हूँ और जिस दिन मेरा शपथ समारोह था मैंने उस दिन भी ये बात इंगित करी थी कि लोगों ने हमको चुन के भेजा है। पालिका का बोर्ड, जो भी बोर्ड मेंबर बन के गया है, अध्यक्ष बन के गया है, वो लोगों की बदौलत बन के गया है। इसलिए उनका अधिकार है कि अगर बोर्ड गलत दिशा में चलता है तो वो सही दिशा में लाने का काम भी जनता का है। वो कैसे लाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं फिर से यही बात कहूँगी कि मसूरी के हर व्यक्ति का सुझाव मैं आमंत्रित करती हूँ। महिला से लेकर के जो हमारी पूरी समिति है उनके माध्यम से यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया और शहर की जो स्थितियाँ हैं उससे संबंधित बातें हुई। शहर को कैसे सुधारना है, हमारा क्या सहयोग चाहिए। हम राजनीति शहर के विकास के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ गढ़वाल सभा के साथ जो अन्याय सरकार ने किया है वो बड़ा सोचनीय और निंदनीय विषय है। हम बार बार, मैं धामी जी का धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि उनकी एक सोच थी कि आपको चलो वो जो ज़मीन चली गई हम आपको ज़मीन देते हैं, पैसे भी देंगे, बना भी देंगे। अभी उन्होंने एक नई घोषणा की कि हम एमडीडी के माध्यम से उसको बनाएंगे, लेकिन उसमें बनाएंगे तब जब हमें ज़मीन हमारे नाम लीज हो जाए। तो एक प्रयास हम कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी लीज हमारे नाम हो जाएगी, उसके बाद उसमें भव्य रूप हम गढ़वाल सभा का देंगे। सरकार की मदद भी लेंगे, नगर पालिका की मदद देंगे, सभी साथियों की मदद देंगे और एक उसका भव्य रूप मसूरी में जो पार्किंग की समस्या है उसका भी उसमें प्रावधान रखेंगे। छोटी मोटी जो शादियाँ होती हैं उसका भी प्रावधान रखेंगे। बहुत सारी योजना आरजी टैक्स से हमने बड़ा अच्छा डिजाइन ये भी किया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 6 अहम मामलों पर मोहर लगी है। आपको बताते चले कि इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। आपको बताते चले कि बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामलों में कैबिनेट ने बड़ी स्वीकृति दी है। साथ ही साथ परिषद के 2 केंद्रों में पहले से सर्जित 46 पदों के लिए संचालन में नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, तो वहीं हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों को सर्जित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। पर्यावरण से जुड़े अहम फैसलों में कैबिनेट ने आसान बैराज की और से जो है क्षेत्रों को वेटलैंड जोन के रूप में घोषित करने को भी मंजूरी दी गई। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आसन नदी के इस हिस्से की कुल लंबाई 53 किलोमीटर है और पहले इस पर आपत्तियां मांगी गई थी और जिन्हें दूर करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
एक तरफ तो भीषण गर्मी का प्रकोप और उसके ऊपर बिजली की सितम ने परेशान कर दिया। जहां आपको बताते चले कि हाल ही में मंगलोर के पठानपुरा के लोगों ने आज विद्युत विभाग के अधिकारियों पर उद्योगपति को बिजली बेचने के आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से जैसे ही गर्मी बढ़ी है वैसे ही बिजली व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। भारी गर्मी और 24 घंटों में मात्र कुछ ही घंटे बिजली आ पा रही है, जिसके चलते पानी की भी भारी किल्लत हो रही है। आपको बताते चले कि मोहल्ले के लोगों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि इस मामले में कोई भी जनप्रतिनिधि संज्ञान नहीं ले रहा है, जबकि इलेक्शन के वक्त यह लोग हर दरवाजे पर वोट मांगने जाते हैं, पर उसके बाद उन्हें जनता की किसी भी समस्या से कोई सरकोर नहीं होता है। वहीं आपको बताते चले कि आज मंगलोर की जनता विद्युत समस्या के साथ साथ पानी की भी समस्याओं से दो चार होने पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि बिजली का बिल भरने के बावजूद भी विद्युत कर्मी उनके कनेक्शन भी काट रहे हैं। खडेरा अंगड़ौली मस्जिद के सामने हमारी ये समस्या है जी। हम लाइट से बहुत परेशान हैं। मैं बाहर काम करता हूँ, मैं सुकून के लिए आया था यहाँ पे, ताकि हमारे इसमें सुकून भी मिल सकता है। अपने घर आता है आदमी जब बाहर काम करता है। तो मैं पूरी रात परेशान रहा हूँ। मैं सोया 1 मिनट नहीं, क्योंकि लाइट आ रही थी, भाग रही थी, और वोल्टेज इतने कम आ रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। पंखा बिल्कुल स्पीड नहीं दे रहा है। ठीक है जी, मैं बहुत परेशान रहा, इसीलिए मैंने गुस्से में फिर आपको मीडिया बोले। मैं चाह रहा हूँ ये तो कुछ इसमें ऑप्शन उठे, ये लाइट का अच्छे से ध्यान दिया जाए, वरना तो मेरी समस्या है फिर सरकार चेंज करी जाए। कितनी देर आ रही लाइट? लाइट तो आई नहीं जी, कितनी भी देर नहीं आ रही। कल सुबह से लाइट भागी हुई है जी। लाइट तो कितनी भी देर नहीं आ रही। मैं इसे यहाँ पे हो गया, आज चौथा दिन है यहाँ पे आए हुए को। मैं देहरादून में काम करता हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे अभी तक कोई सुकून नहीं देखा। मैं पंखे के नीचे थोड़ी देर सो जाता हूँ, ये लेट जाऊँ। दिन में आप खाना खाने के बाद आदमी को नींद भी आती है। पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। कल हमारा टैंक खाली रहा, हमने लोगों को घरों में से पानी ढोया है। इतनी परेशानी है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रखी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने मौसम का मिजाज बदलने की बात कही थी, जो अब सच साबित हुई है। आपको बताते चले कि राजधानी देहरादून में आज दोपहर के बाद तेज बारिश शुरू हुई और जिससे जनता को गर्मी और उमस से राहत मिली है। साथ ही साथ आगामी 17 जून तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के बाद जनता के चेहरे पर भी जो मुस्कान है वो नजर आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी हद तक गर्मी से राहत मिली है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा के प्रवक्ता हरि पाठक ने बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। तो वहीं पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है, साथ ही साथ अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। जो भी अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भाजपा संगठन के रुख की जहां तक बात करें तो भाजपा संगठन का रुख पूरी तरीके से साफ है कि कोई भी अगर इन सब कार्यों में लिप्त होता है तो जीरो टॉलरेंस की सरकार जो हमारी धामी सरकार कही जाती है उसके तहत निश्चित रूप से कार्य हो रहा है। और जो भी कहीं गलत पाया जा रहा है तो उसको किसी भी प्रकार से संरक्षण हमारा भाजपा संगठन नहीं दे रहा, उनको पद मुक्त तुरंत किया जा रहा है। और जो भी आंकड़े इस समय आ रहे हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर हमारी सरकार भी गंभीर है और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार लगातार हमारी सरकार कर रही है। और जिस तरीके से बच्चियों के यौन शोषण वगैरह की बात हो रही है तो हमारी सरकार इन चीजों को लेकर गंभीर है। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो कुकृत्य हो रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अगर इस प्रकार का कोई कुकृत्य होता है तो वो हमारे लिए दुखद परिस्थिति का सामना करने जैसी बात है। और इन सब चीजों के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और त्वरित फैसला जो लेना चाहिए वो हमारी सरकार लेती है और गंभीरता पूर्वक इन चीजों को हमारी देवभूमि उत्तराखंड से दूर करने का कार्य लगातार हमारी सरकार और संगठन कर। उत्तराखंड में बनने जा रहे खेल विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने की तैयारी लगातार जारी है। आपको बताते चले कि खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि देश में जितने भी खेल विश्वविद्यालय स्थित हैं उन सभी का
वर्किंग मॉडल, उनके कोर्स और स्टाफ स्ट्रक्चर का अध्ययन कर प्रदेश के खेल विश्वविद्यालय का बेस्ट मॉडल तैयार किया जाएगा। खेल मंत्री ने आगे यह भी कहा कि खेल विश्वविद्यालय में जितने पदों की आवश्यकता है, इस बारे में शासन से जल्द अनुमति ली जाएगी। गेम के उपरांत में हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि अपने प्रदेश में, चाहे वो चैंपियनशिप हो, चाहे वो नेशनल गेम्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे वो एशियन मैचेस हो, वो होवें और वे लगातार उसके बाद से अपने यहाँ आहूत किए जा रहे हैं। मेरे को भी कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने का मौका मिला है, जहाँ पर हमारे परेड ग्राउंड से लेकर हमारे रजत जयंती खेल परिसर के उपयोग से लेकर हल्द्वानी में मानस खंड खेल परिसर के उपयोग से लेकर मैं समझती हूँ सब जगह लगातार कार्यक्रम चले हुए हैं। और पैरेलली हम लोग एक लेगेसी प्लान भी हम लोग तैयार किए हुए हैं जो अभी वित्त में लंबित है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर भी पूरी सक्रियता है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो औपचारिकताएं हैं, चाहे वो लैंड ट्रांसफ़र को लेकर हो, पद सृजन को लेकर हो, उसको भी लेकर जो है गतिविधियां तेज़ी में है, क्योंकि हमने एक लक्ष्य दिया है कि हम 29 अगस्त को हम उसका शिलान्यास और भूमि पूजन से उसकी शुरुआत करना चाहेंगे। तो विभाग उस दिशा में प्रयासरत है। निश्चित रूप से फॉरेस्ट की क्लियरेंस में समय लगता है, लेकिन गंभीरता के प्रयास है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि 29 अगस्त में एक अच्छी शुरुआत होगी। गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज भी आप हम लोग अस्तित्व में, जिसका जियो हो चुका है, उसे भी हम शिलान्यास और भूमि पूजन से आप बहुत जल्द उसकी शुरुआत भी देखेंगे। तो लगातार मैं समझती हूँ कि खेल और खिलाड़ियों के क्षेत्र में डिपार्टमेंट की ओर से भी, सरकार की ओर से लगातार जो है उस पर काम हो रहा है। इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारा जो खेल का क्षेत्र है, वो हमारे खिलाड़ियों का क्षेत्र है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।